पीडीएफ कल वाली ना थोड़ी लेट भेजी थी ना, आज दिन में भेजी, मिल गई रिकॉर्डिंग भी होगी। है ना, तो हमने मोल स्टार्ट कर ही लिया। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास की बात करी थी ना। तो देखो जिसने थोड़ा बहुत सुना हुआ है बताते चलना ना। बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट किया था जस्ट क्या एटॉमिक मास, और क्या बात करी थी रिलेटिव एटॉमिक मास की ना। तो एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो लिखेंगे सिर्फ ना, जिन्होंने लिखा हुआ वो दोबारा से नहीं लिखेंगे। देखो क्लास 9th में तुमने एक टर्म पढ़ा था, याद है, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट क्या बताता था हमें? तो रीसेट कन्वेंशन पता है ना, क्या बोलता था, 1/12 ऑफ क्या होता है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना। पर पहले क्या था, काफी सारे क्या आए थे उसमें, स्केल थे। सबसे पहला स्केल कौन सा था, हाइड्रोजन स्केल, फिर कौन सा आया, ऑक्सीजन। रीसेंट स्केल कौन सा चल रहा है अपना, कौन सा, कार्बन 12 वाला स्केल ना, यानी कार्बन के दो आइसोटोप, एक 12 और एक 14। तो मेनली कौन सा होता है, ज्यादा 12 वाला एग्जिस्ट करता है, 14 वाला क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो उसकी हम वैसे भी बात नहीं करते ना। तो जब 1 एटॉमिक मास यूनिट को 1 एएमयू को डिफाइन किया गया तो कितना था वो, क्या बोलेंगे, 1/12 ऑफ क्या था, मास ऑफ, है ना, कार्बन 12 एटम। आगे लिख दिया, वैसे मास नंबर ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं पर हमने यहाँ इसको मेंशन कर दिया ना। तो ये 1 एएमयू था। अब देखना 1 एएमयू का और भी बोला जा सकता है, देखो पुरानी बात जब थी ना ये, तो 1 एएमयू को 1 डाल्टन भी बोला जाता है, तो परेशान नहीं होना इसके लिए। अगर कभी लिखा देना 1 डाल्टन, तो वो क्या चीज है, 1 एएमयू। टाइम के साथ साथ ये एएमयू भी अब मॉडर्न टाइम में हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, यू यूज करते हैं ना, यूनिफाइड मास, तो वो आगे लिखेंगे। अभी अपने लिए क्या है, 1 एएमयू। 1 एएमयू क्या चीज है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में सारे एटॉमिक मास निकाले गए थे, जिसको हमने क्या बोला था, रिलेटिव एटॉमिक मास कितने टाइम्स हेवियर है, वो आगे बात करते हैं। जब 1 एएमयू का सिग्निफिकेंस भी बताया था क्या। अब देखो ये तो होगी बात 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, पर 1 एएमयू को हम एक्चुअली बोलते क्या है, मास ऑफ क्या चीज है, 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 एएमयू। तो ये मेन चीज अपने को याद रखनी है ना। अब एक बात देखना, किसी भी एटम में मान लो कोई नाइट्रोजन का एटम लेते हैं ना, तो उसमें 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है, टोटल कितने हो गए, 14। और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1 एएमयू, तो टोटल कितना हो गया, 14 एएमयू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा वो कितना होने वाला है, 14 एएमयू। इतनी बात याद रह जाएगी। तो अब जो मेन सिग्निफिकेंस है वो याद रखना है, 1 एएमयू क्या होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। अच्छा अगर इसको ग्राम में बताना पड़ जाए, कितना ग्राम होता है ये, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ना थर्ड डेसिमल प्लेस पे जाके चेंज होता है, सेकंड डेसिमल प्लेस तक क्या होता है, सेम। जैसे अगर प्रोटॉन के मास की बात करें ना, वो होता है 1.672, क्या होता है, 1.672, और न्यूट्रॉन का 1.675। तो क्या स्लाइटली हैवियर है न्यूट्रॉन, पर 2 डेसिमल प्लेस तक तो वैल्यूज क्या है, सेम है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसको क्या मानते हैं हम, 1 एएम। आगे थोड़ी थोड़ा आगे चलेंगे, जब मोल के बारे में पढ़ लेंगे तो इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पर अभी अपने लिए 1 एएमयू, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, और वो ग्राम में किसके बराबर होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब वैसे देखना एक्चुअल में जो हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ये जो एएमयू यूनिट लिखी है, यहाँ पे रेफरेंस कौन है अपना, कार्बन 12 है क्या, रेफरेंस तो लिया गया ना अपना, कौन सा लिया हमने, कार्बन 12। अगर कभी रेफरेंस चेंज कर देंगे तो ये यूनिट भी चेंज हो जाएगी, फिर तो चीजें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो एक्चुअल में ना इसका एटॉमिक मास का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ज्यादा सिग्निफिकेंस इसका है रिलेटिव एटॉमिक मास का। जो मेन सिग्निफिकेंस आएगा वो किसका आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम यहाँ पे क्या चीज डिफाइन करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां तक हम कल डिफाइन भी कर चुके थे ना, क्या डिफाइन करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो ये बताएगा कि कोई एलिमेंट या कोई भी एटम किसी रेफरेंस से कितने टाइम्स हेवियर है, किसी रेफरेंस से कितने टाइम्स हेवियर है। मान लो मेरे पास रेफरेंस आज ये पेन है, नहीं है मेरा कार्बन 12 एटम, आज से रेफरेंस कौन सा है, ये वाला पेन रेफरेंस है ना। मैं बोल दूं कि ये जो लैपटॉप है ये इससे 10 टाइम्स हेवियर है, तो इसका रिलेटिव नंबर क्या हो गया, 10 हो गया।
तो अगर 10 टाइम्स हैवियर, अगर इसका मास 1 kg बोलने लग गया तो इसका कितना हो जाएगा 10 kg। तो मतलब जो सिग्निफिकेंस है वो तो नंबर का है, सिग्निफिकेंस किसका है नंबर। भाई यूनिट तो हमने क्या डिफाइन करी, रेफरेंस मान के। मान लो मैंने इसका वेट 1 kg बोल दिया, एक्चुअल में है थोड़ा ना, मेरा मानना है ना कि आज से इसका वेट कितना है 1 kg, तो यानी कि रेफरेंस के हिसाब से सारी कहानी चलने वाली है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास या जो नंबर होगा रिलेटिव नंबर, वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है कि रेफरेंस से कोई चीज कितने टाइम्स हेवियर है। ठीक है, तो अगर मैं वैसे एक लिखूं यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे, ऐसा लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम, जिस भी एटम के रिलेटिव मास की हम बात करना चाहते हैं उसको किससे डिवाइड करते हैं, रेफरेंस कौन सा लिया हुआ हमने 1 AMU में, कौन सा है 1/12, तो क्या रहा होगा 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो ये एक्चुअल में कहानी किसकी है, रिलेटिव एटॉमिक मास की ना। अब देखो इसको अगर मैं ऐसा बोलूं, एग्जांपल से ध्यान से सुनना, मैं बोलूं नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स heavier than 1/12 of mass of 1 carbon 12 atom। ठीक है, अब ऐसा कुछ लिख दिया कि अब रेफरेंस कौन सा है अपना 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, क्या उसको 1 AMU बोल सकते हो क्या, उसको क्या बोलेंगे, ये वाली जो पूरी कहानी है ध्यान से देखो, इसको 1 AMU बोलते हैं क्या, चेक करो सही है। कह रहा है नाइट्रोजन एटम इससे कितने टाइम्स हेवियर है 14 टाइम, तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14 AMU। तो हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज, क्या हो जाएगा 14 AMU। कोई दिक्कत इसमें, क्या ध्यान देने की बातें हैं। तो मतलब जो सिग्निफिकेंस है वो किसका होना चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक है, कि किसी का ये तो एग्जैक्ट बता दिया ना इसने, अगर मैं रेफरेंस चेंज कर दूं तो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा क्या। मैं आज बोल दूं कि मेरा रेफरेंस क्या चीज है, हाइड्रोजन एटम, मेरा रेफरेंस क्या है हाइड्रोजन एटम, और मैं बोल दूं रेफरेंस में जो 1 AMU है वो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो क्या होगा मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम जिसकी भी बात करें डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो भी रेफरेंस है। यानी जब भी रिलेटिव की बात करते हैं तो जिसका मास है डिवाइडेड बाय रेफरेंस का मास। तो यहां रेफरेंस कौन सा अपना 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जिसको हम क्या बोलेंगे 1 AMU। तो देखना जब भी किसी मास की बात हो रही होगी एटम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, रेफरेंस। तो अपना चलेगा कौन सा रेफरेंस, यही वाला 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब एक बात देखना, अब ये सिग्निफिकेंस रट जाना, 1 AMU किसके बराबर, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। और देखो एटम की अगर बात करें, एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 चीजें। इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन रिस्पेक्ट और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल, क्या होता है नेग्लिजिबल। तो क्या इलेक्ट्रॉन के मास को अगर नेग्लेक्ट भी कर दें तो पूरे एटम का मास क्या हो जाएगा, जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है सभी के मास को ऐड कर दें। ठीक है, अब देखो ये सभी को पता होगा, नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन होते हैं 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 14, और एक का मास 1 AMU, तो टोटल कितना आ गया 14 AMU, वही आ रहा था क्या। ठीक है, तो अब मैं क्या एटॉमिक मास की एक डेफिनेशन ये नोट कर ली सभी ने, लिखा हुआ पहले तुमने, चले आगे, तुमने नोट कर ली दोनों ने, एक बार लिखो जल्दी से, एक बार बेसिक बेसिक सी चीजें लिख लो, फिर मैं PDF दे दूंगा उसकी ना। तुम दोनों सेम स्कूल में थे, सेंड कर दिया। चले आगे। अब एक बात देखना, जिसको तुम मास नंबर नाम की भी एक चीज बोलते हो ना, अब हम क्या बोलेंगे, सिर्फ एक स्पेसिफिक एटम के मास को एटॉमिक मास बोल रहे हैं, क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल एटम है ना। ठीक है, कोई सैंपल नहीं है, बहुत सारे एटम्स नहीं है, उसमें से किसी एटम की कोई एवरेज की बात नहीं हो रही, सिर्फ क्या है, सिर्फ एक एटम है किसी भी चीज का ना। अगर उसके मास की बात करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जितने नंबर ऑफ
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, उसको जोड़ के पीछे यूनिट क्या लगा दी जाए? बताओ एक बार, इस चीज में किसी को दिक्कत कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास ही नेग्लिजिबल है तो किसी एक एटम में क्या रहे होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसका जितना टोटल मास होगा वही क्या हो जाएगा? उस एटम का मास। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से बताओ, कभी एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, हमेशा क्या रहा होगा? इंटीजर में रहा होगा। तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एटम के जब भी मास की बात करोगे वो हमेशा किस में रहा होगा? इंटीजर में। ठीक है, पर अगर हम बात करते हैं, जैसे तुमने आइसोटॉप बहुत सारे सुने हैं, कार्बन के कौन कौन से आइसोटॉप? 12 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, ऐसे क्लोरीन का 35, 37। तो अगर नेचर में बात करें किसी भी सैंपल में, तो कुछ एटम क्लोरीन 35 के रहे होंगे, कुछ 37 के रहे होंगे। तो वहां हम क्या डिफाइन करते हैं फिर? एवरेज एटॉमिक मास ना। तो उसकी बात लेटर पार्ट चैप्टर में आएगी। अभी सिर्फ किसकी बात हो रही है? एटॉमिक मास, सिर्फ एक एटम के मास की, और वो हम किससे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और पीछे यूनिट क्या लगा देंगे उसके? एम। ठीक है, कुछ बेसिक एलिमेंट्स के मास तुम्हें याद भी होंगे। 1 हाइड्रोजन का मास कितना? 1। कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। तो वो तो जैसे जैसे चैप्टर चलेगा याद होते रहेंगे उनमें। ठीक है, जब भी कोई हेवियर एलिमेंट आएगा तो उसका एटॉमिक मास पेपर में गिवन होगा। कई बार हम क्वेश्चन में ढूंढ रहे होते हैं, तो पेपर का जो पहला पेज होता है, जिनका सब्जेक्टिव मतलब अभी पेन पेपर बेस्ड होता है ना, तो पहले पेज पे हमेशा एटॉमिक मास और कांस्टेंट की वैल्यूज लिखी होती है ना। कई बार क्वेश्चन में ना देखे स्टार्टिंग वाले पेज पे दे देता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। वो बोलता है ना इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, तो वहां कई जगह क्या लिखा होता है? कांस्टेंट की वैल्यूज लिखी होती है। ठीक है, जो एटॉमिक मास पूरे पेपर में कहीं यूज हो रहे हैं वो भी लिखे होते हैं। तो हैवियर एलिमेंट के याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बेसिक एलिमेंट इनके कभी नहीं देगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इनके एटॉमिक मास देने लग जाए फिर पूछने का फायदा क्या उसका क्वेश्चन ना। तो ये कभी भी मेंशन नहीं होंगे ना। अब चलते हैं, ये बेसिक बात होगी किसकी? एटम की। अब देखो, एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या चीज बनती है? यहां से अब बात शुरू करते हैं ना मेन। तो ये तो किसी ने नहीं पढ़ा हुआ अभी ना, मतलब हमने नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। तो यहां से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं मॉलिक्यूल। क्या 9वीं क्लास में पूरा चैप्टर था क्या ये? एटम एंड मॉलिक्यूल, 9th में। मॉलिक्यूल क्या चीज होती है? जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकली जुड़ते हैं, तो उससे जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो हम बेसिक सी बात क्या बोल सकते हैं? एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। बस एक बेसिक सी बात लिख दी कि एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या चीज बना लेते हैं? मॉलिक्यूल। अब देखो, किसी भी कंपाउंड का अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाए तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कि कौन कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे बहुत बेसिक सी एक बात करते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। अगर मैं लिखूं, कहता अगर एटम्स ही कंबाइन करने, कह रहा है 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करे तो क्या बना होगा? क्या 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन गया होगा? H2O। ये बना होगा। क्या वाटर के फॉर्मूले से देख के पता चल रहा है H2O क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? कि उसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। ठीक है, ऐसे अगर कोई और टिपिकल सा लिख दें, मान लो हमने लिखा मैग्नीशियम फॉस्फेट, है ना, और इसका कितना मॉलिक्यूल ले लिया हमने? 1 मॉलिक्यूल। अच्छा, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में? क्या 3 मैग्नीशियम के एटम है? फॉस्फोरस के कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन के 8 ऑक्सीजन एटम है। देखो ये चीज पता चल रही है अपने को। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के हम क्या बता सकते हैं कि उसमें किसी भी स्पेसिफिक एक एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है। अब ये क्यों ऐसी बात करी? क्योंकि हमने एटम के मास की तो बात कर ली। अब देखो, जब एटम आपस में कंबाइन करे तो क्या बन गया होगा? मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल में है तो सारे क्या? एटम्स ही हैं। तो अगर सभी एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मॉलिक्यूलर मास। वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? मॉलिक्यूलर मास। अब यहां से ही सारी चीजें आगे चलने वाली है ना। तो हम बेसिक डिफाइन क्या करेंगे यहाँ पे? अब मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हेडिंग डालते हैं इसमें मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, आप स्किप भी कर सकते थे, ऐसी छोटी छोटी बातों पर लिखी होंगी तो कॉपी में थोड़ा सा ऐसा होगा कि हाँ चीजें लाइन बाय लाइन चलती रहेंगी ना। अब देखो, निकालना तो सभी को आता है। अगर बोलते हैं डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, कहते हैं कि बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है, डेफिनेशन लिखनी है। निकाल दो तुम दोगे, अगर तुम्हें बोलते हैं H2 का निकालो, तुम बोल दोगे 18, है ना। वो कहोगे उसको कहते हैं डिफाइन करो क्या चीज होगी।
कोई भी एटम है उसका एटॉमिक मास मास ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा ठीक है। और अभी तक हमने मॉलिक्यूल के मास की कोई बात तो नहीं करी ना, एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में बात करो। अभी बोला भी था मैंने, सर सिंगल सिंगल एटम का निकाल कैसा बोल सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इट्स मॉलिक्यूलर मास। है ना, कि जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, अगर सभी के मास को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा, मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें, क्या लिखेंगे, सम ऑफ atomic mass of all atoms present in a molecule is called as its molecular mass। अच्छा, इनको रास्ता नहीं मिला हुआ, कई देर में पहुंचे हैं ऐसे। वो आज ट्रायल क्लास है नहीं नहीं, वो लेने गए थे ना तेरे को, तो उनको रास्ता नहीं मिला होगा। बोलने में टाइम लगता है। अब देखो, निकालना तो बड़ा आसान है, अगर बेसिक सब 3 4 5 10 एलिमेंट का एटॉमिक मास पता हो तो हम जोड़ के क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बता दूंगा, ऐसे अगर तुमसे पूछ ले व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, तो हम भागेंगे नहीं, प्यार से करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू में 1। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना, 16, क्या जोड़ दें, कितना हो गया, 18, क्या लिख सकते हैं, 18 AMU। अब देखो, किसी किसी को ही परेशानी, वैसे तो अब रिसेंट कन्वेंशन अलग है, कहते तुमने एटॉमिक मास यूनिट AMU डिफाइन तो करी थी किसके लिए, एटम के लिए, तुम जोड़ के मॉलिक्यूल के लिए भी लिखने लग गए। ठीक है, तो अब रिसेंट टाइम पे जो बातें करी गई, जब देखना 1960 के आसपास ही सारी चीजें आई थी, कार्बन स्केल ना, तब फिर ये चीजें अब रिसेंट कन्वेंशन में बोलता है AMU या डाल्टन ना लिख के उसको क्या लिख दो, यू लिख दो। यू किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफाइड मास। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है, 1 AMU और 1 यू सेम बात है, 1 AMU लिखो, 1 यू लिखो, या 1 डाल्टन लिखो, DA, तीनों बातें क्या है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। पर अब रिसेंट जो कन्वेंशन है वो AMU की जगह अब क्या लिखने लग गया, ऐसे यू लिखा मिलेगा, और यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ना, अब कहीं यू भी लिखा है तो परेशान नहीं होना, वो क्या चीज है, AMU है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये बहुत बार आगे जब चलेंगे ना कंफ्यूजन होगा, मोलर मास नाम की एक चीज आएगी, क्या आएगा, मोलर मास नाम की चीज, और एक क्या है, मॉलिक्यूलर मास। इसमें बड़ा डिफरेंस है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 32U और 32 ग्राम, मैं लिखूं 32U और एक क्या लिखूं, 32 ग्राम, क्या यूनिट में बड़ा डिफरेंस है क्या, वो आगे देखेंगे, क्योंकि यू तो क्या है, बहुत छोटी यूनिट है क्या, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो जो AMU लिख रहे हैं वो एक बहुत छोटी यूनिट है, वो किसके लिए डिफाइन करी गई है, सिर्फ एक एटम के मास के लिए ना। तो जब ग्राम वाली बातें चलेगी ना, तो वो एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी जिसको मोलर मास बोलने वाले हैं। तो अभी कंफ्यूज नहीं करना, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, क्या अब यहां से एक सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं कि 18 AMU का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल H2O का मास। 18 AMU का मतलब क्या है, अगर एक मॉलिक्यूल H2O हुआ तो उसका मास कितना होने वाला है, 18U, या फिर क्या बोलोगे, 18 AMU। तो अब बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलोगे, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, ऐसे क्या बहुत सारे निकाल सकते हैं क्या। अब देखो, क्लास 11 NCERT में अगर पहला क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो होता क्या है, टाइम के साथ साथ वो तुम्हें याद होंगे, पर अगर कुछ बेसिक जो कंपाउंड्स हैं उनका अगर मॉलिक्यूलर मास याद हो जाए तो क्या चीजें आगे बहुत आसान हो जाएंगी क्या। जब मोल वोल निकालने चलोगे, नंबर ऑफ गिवन मास बाय मोलर मास, तो अगर वो याद ही हो तो बार बार जोड़ के तो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बोलते Na2SO4, अब या तो जोड़ने बैठ जाए वहां पे पेपर में, नहीं तो याद हो तो सीधा 142, तो हम क्या फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे क्या। ठीक है, अब ये है तुम्हारा प्लस माइनस का टेस्ट। ठीक है, उसमें चीजें लिखता हूँ, उसका तुम्हें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास। क्या जोड़ना ही है क्या सिर्फ, जैसे H2O में जोड़ा, टोटल कितना बना, 18, क्या ऐसे जोड़ तो देते होगे, पक्की बात है, सारी क्लास कर देगी क्या। चलो फिर एक करते हैं, ये नोट कर लिया सभी ने। ठीक है, अच्छा, किसी का अगर एटॉमिक मास नहीं पता होगा तो वो बता दूंगा, अगर किसी का एटॉमिक मास नहीं पता होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे ना।
कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलन। यहाँ पे कुछ नाम भी पता चल जाएंगे, दो चार नए। पहले तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ये तो सुना है सभी ने, NH3 क्या होता है? अमोनिया। पूरे मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे होंगे, तो ऐसे ऐसे कुछ कंपाउंड मिलेंगे अपने को ना। सर नाइट्रोजन का मास सारे लिखने में से जो यूज पढ़ रहे हैं अपने, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, नाइट्रोजन 14, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ऊपर दिख रहा है क्या? सल्फर 32, और कोई आ रहा है? बस यही आ रहा है। मैग्नीशियम सोडियम भी आ रहा है क्या? सोडियम 23। सीधा दिमाग में कर देता है क्या? वो बड़ा तेज है। ऑक्सीजन 2 है, जोड़े तो नहीं, जोड़ा तो एक ही है। सिर्फ ऐड करनी है ना चीजें अब। कैल्शियम वो लिखा सामने। सोडियम का कितना है? 23।
देखो आगे आगे ना कई बार ऐसे सवाल आएंगे, मास गिवन होगा, इतने ग्राम यूरिया मोल निकालो, वो आधी क्लास तो वहीं खत्म होती है। अच्छा यूरिया क्या होगा ये, है ना? तो यूरिया क्या चीज है? NH2CO NH2। अब देखो ये फॉर्मूला देख के अपने को नाम भी ध्यान होना। देखो बहुत सारे तुमने पढ़े हुए, जैसे CH3COH, एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, सुना हुआ है? ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये चीजें सुनी हुई है ना? ठीक है, अब बता दो कितने में तुमने सॉल्व कर लिए? क्या जोड़ना ही है क्या? तो 3-4 तो जोड़ ही दिए होंगे। पहले के बारे में बताओ। 17। अब मैं कहीं भी MU ना लिख के U लिखता चलूं क्या? सही है। अच्छा CO2 44, कितना आएगा? 44, जोड़ के देखना। कैल्शियम कार्बोनेट 100 सिर्फ। कैल्शियम 40, कार्बन कितना हो गया? 12 और 16 3 जा 48, जोड़ेंगे कितना बनेगा? 100। सोडियम सल्फेट 142U, ठीक है। ऐसे ग्लूकोज 180, केन शुगर या सुक्रोज 342, एसिटिक एसिड 60, NH2CO NH2 यूरिया, इसका भी 60 बनेगा क्या? है ना? अब देख अगर किसी में परेशानी हो तो अपन जोड़ के दिखा देंगे अभी ना। H2SO4 98 और नाइट्रिक एसिड 63। चेक करो क्या जोड़ सकते हैं क्या? अभी पता क्यों लिखवाए हैं? अगर ये तुम्हें याद रह गए तो वो टाइम तो सेव होगा। मान लो वहां पे H2SO4 जोड़ूं भाई, आधा 5 सेकंड तो वेस्ट होंगे। 2 हाइड्रोजन, फिर 32, 16 64 जोड़े 98 आया 98, फिर मैंने क्वेश्चन में उसको अप्लाई किया। अगर ये 5 7 10 याद भी रह गए तो और बार बार रिपीटेडली यूज होते रहेंगे तो क्या क्वेश्चन में कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो देखना अभी बिल्कुल बेसिक सी बात करी, एटम के बारे में बात करी, सारा मैटर एटम से बना हुआ था। एटम के मास के बारे में बात कर ली, एटम आपस में जुड़े क्या बन गया? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के मास के बारे में बात कर ली। ठीक है, ये ना सभी नाम जरूर लिखना उनके नीचे ना। ठीक है, जिसको पता बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता जरूर लिखना, नहीं तो रह जाएगी कहानी ना। फिर हर क्वेश्चन में पूछोगे यूरिया क्या ना। चले आगे। तो फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा यूनिट एंड डायमेंशंस करके ना, ऐसे केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हम यूनिट्स के बारे में। तो वहां पे तुमने सुना होगा 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना। ठीक है, जैसे अमाउंट के लिए कौन सी फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं? सुनिए, जैसे करंट के लिए क्या यूज करते हो? एम्पियर। लेंथ के लिए? ऐसे ना उस पूरे टेबल में सबसे लास्ट में अमाउंट लिखा होता था, अमाउंट के लिए यूज करते हैं मोल। अमाउंट के लिए कौन सा यूज करते हैं? मोल। तो मोल एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना, मोल एक क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये हुआ क्या? मोल है क्या चीज? अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी? एटम के मास के बारे में, वहां पे एक यूनिट डिफाइन कर ली ना। अब एटम बहुत छोटा है, तो अब देखो अगर मान लो इस पेन की बात करें, मान लो किसी मटेरियल से तो बना होगा, तो उसमें भी एटम रहे होंगे।
तो क्या इसमें खूब सारे एटम रहे होंगे? एटम तो सबसे छोटा यूनिट है किसी भी मैटर का, तो अगर खूब सारे एटम है तो उसके कलेक्शन को क्या बोला जाए? ठीक है, जैसे अब बात सुनना, जैसे मैं अगर पेन लेने जाऊं, मेरे को 24 पेन लेने हो, 24 पेन, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 दर्जन पेन दे दो, 2 डजन पेन। तो 1 डजन क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? क्या कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स। किसी भी 12 चीज के कलेक्शन को तुम 1 डजन बोल देते हो क्या? ऐसे फिर क्या हुआ, जैसे जैसे दिन चल रहे थे तो हमने क्या किया, 30 दिन या 31 दिन के कलेक्शन को क्या बोल दिया? 1 मंथ बोल दिया। और ऐसे 365 डेज के कलेक्शन को क्या बोल दिया? 1 ईयर। क्या डेज काउंट करने आसान हो गए क्या? एक तो मैं बोलूं इतने हजार साल मतलब दिन हो गए, या फिर उसको 365 से डिवाइड करके एक छोटे नंबर में क्या बोल दूं, उतने ईयर्स हो गए। ठीक है, बोला जा सकता है ऐसा। तो यानी कि वो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, बड़ी बहुत सारी चीजें को कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन का एक नाम दे दिया गया। ऐसे कलेक्शन था 1 मोल। कलेक्शन क्या चीज था? 1 मोल। 1 मोल कितनी चीजों का कलेक्शन है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या बहुत बड़ा नंबर हो गया क्या? 10⁻23। 10⁻23 क्या बहुत ही बड़ा नंबर। यानी कि उतने चीजों के कलेक्शन को क्या बोल दिया गया? 1 मोल। तो देखो 1 मोल हम हर चीज के लिए यूज नहीं करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज करते हैं, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। कभी ऐसा बोलेंगे 1 मोल ऑफ पेन? क्या अब तक बने ही ना हो आज तक इतने? 10⁻23 पेन तो कहीं बने होंगे आज तक ना। ठीक है, तो क्या कहानी होती है, जो मोल वाला टर्म यूज करते हैं ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं? केमिस्ट्री में। और किसके लिए यूज करते हैं? फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ना। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अभी हमने कोई मोल का जस्ट एक सिग्निफिकेंस समझ लिया कि कितनी चीजों का कलेक्शन है, 6.022 इंटू 10⁻23। फिर उसको हम डिफाइन भी करेंगे कि एक्चुअल में 1 AMU बोला क्या गया था। रेफरेंस अभी तक चल रहा है कार्बन। रेफरेंस क्या था? कार्बन। उस कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? मोल की डेफिनेशन भी लिखेंगे ना। तो हेडिंग डालते हैं मोल। ये नोट कर लिया सभी ने? बात चलेगी अब मोल के बारे में ना। तो देखो, अगर बहुत बेसिक सी बात करें तो मोल क्या यूज था? एक काउंटिंग यूनिट ही है एक तरीके की। क्या चीज है? काउंटिंग यूनिट। जो कौन यूज करते हैं? केमिस्ट यूज करते हैं, मतलब केमिस्ट्री वाले यूज करते हैं ज्यादातर मोल। तो मोल की अगर बात करें तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो पहले मेन डेफिनेशन ना लिख के जो हमने बोली है वो लिखते हैं। क्या? इट इज कलेक्शन ऑफ, कि एक मोल किसका कलेक्शन है? 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीशीज। वो कुछ भी हो सकता है, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम 1 मोल को किसके बराबर बोलेंगे अब से? 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीशीज, है ना। जिसको स्पीशीज में परेशानी होती है चाहे पार्टिकल्स लिख देना। ठीक है। अच्छा एक बात देखना, ये जो नंबर है इतना बड़ा नंबर बार बार लिखना तो परेशान करेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके कोई नंबर लिख देंगे। उसको क्या बोला जाता है? एवोगैड्रोस नंबर। सुने, इसको रिप्रेजेंट करके क्या लिख देता है? Na, है ना। Na, या फिर कई जगह क्या लिखा मिलेगा? No। दोनों सेम बात है, Na लिखा हो या फिर N0। इस नंबर का नाम क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। देखना, मोल का जो पूरा पार्ट चलेगा ना वो सारा इसी पे बेस्ड होता है। उसको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस करके बोलते हैं ना। वॉल्यूम के साथ रिलेशन, मास के साथ रिलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेशन, सब कुछ ऐसा ही चलने वाला है। तो अभी एक चीज पता चल गई, 1 मोल क्या चीज है? 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीशीज, जिसको हम बोल सकते हैं Na पार्टिकल्स। शॉर्ट फॉर्म में N0 बोल दो या फिर Na पार्टिकल्स, इतने सारे हैं। अब कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन करना हो तो कैसे करें? तो ठीक है, अभी तक अपने पास रेफरेंस चल रहा है कार्बन। तो कहता है अगर मैं कार्बन का 12 ग्राम सैंपल ले लूं, कितना ग्राम ले लूं? 12 ग्राम। कहता है जितने उसमें एटम्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के। तो किसके बराबर होने वाले हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो वो तो डेफिनेशन होगी, अब डेफिनेशन की जरूरत तो ज्यादा नहीं पड़ने वाली। बस बेसिक सी ये बात याद रखनी कि 1 मोल कितने सारे पार्टिकल्स? 6.022 इंटू 10⁻23। अब ना आजकल स्टेटमेंट वाले देखोगे ना, जेई मेन में, नीट में, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछने लग गया, थ्योरी बेस्ड ना। तो थ्योरी बेस्ड पूछने लग गया तो क्या डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या? ठीक है, वो पुराना टाइम क्या पिछले 3 साल पहले चले ना। तो केमिस्ट्री में ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट यानी कि डेफिनेशन बेस्ड स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कम पूछा करता था ना। ज्यादातर सॉल्व करने वाले ऐसी चीजें पूछता था। पर अब पिछले 2-3 साल से ऐसा ट्रेंड आया है वो एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछने लग गया। तो एनसीईआरटी में 1 मोल की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है उसकी बात कर लेते हैं ना। तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, या उसको एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन भी बोली जा सकता है, सेम ही बात है। तो क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज,
ये लिख लेना डेफिनेशन भाई, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 सैंपल। देखो रेफरेंस एएमयू के टाइम भी कौन था, कार्बन 12, मतलब कार्बन के 12 वाला आइसोटॉप, अभी भी यही है ना। तो कहता अगर ऐसा अपने पास आइसोटॉप आया, उसका कितना मास लिया हमने, 12 ग्राम। कहता जितने उसमें कार्बन एटम्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के ना। ठीक है, अब एक बात था ना, अगर मैं ऐसे लिखूं, अच्छा यूनिट के बारे में आइडिया, जैसे मीटर पूरा क्या लिखते हैं, METR करके ना सिंबल लिखते हैं, तो एम लिख देते हैं क्या। ऐसे मोल का सिंबल क्या लिखते हैं, MOL, ई हटा देंगे तो MOL किसका सिंबल हो गया, मोल का। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कैसे लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे हैं क्या। अच्छा किसी को परेशानी हो क्या, इतना सिंप्लीफाई करके ऐसे ही बोल सकता है, क्या रहेगा, N इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें बोला जा सकता है ऐसे। ऐसे बोल देगा 2 मोल, तो कितने एन हो जाएंगे, 2 N। क्लियर बात है, लिखा जा सकता है। तो यानी कि 1 मोल अब क्या हो गया, कलेक्शन हो गया बहुत सारी चीजों का ना। ठीक है, अब पहले जस्ट बेसिक से एग्जांपल पूछता हूँ, फिर इससे मोल का ना एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि कैसे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो कैसे हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं ना। ये लिख लो एक बार, तो भी स्कूल में था, होली दिल में, तेरे को तो कहीं ना कहीं देखा मैंने, कॉरिडोर में चलता फिरता देखा हो। तो शरारती था, पीटता था स्कूल में, बिल्कुल भी नहीं। तो देखा तो कभी प्रिंसिपल ऑफिस के आसपास ही है। चले आगे, देखो अब कुछ नहीं, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत घटिया सवाल है, तुम सभी कर दोगे ना। अगर मैं ऐसे बोलूं मेरे पास 48 पेन है ना, बताओ कितने डजन पेन है, नंबर ऑफ डजन ऑफ पेन कितने आगे, सभी को बताइए ये बात, कैसे किया हुआ तुमने ये, क्या किया तुमने, जितने टोटल पेन थे उसको किससे डिवाइड कर दिया, जितने एक डजन में होते हैं, ऐसे किया गया। बहुत बढ़िया, फिर इसके बारे में बताओ, मेरे पास ना 12.044 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अभी ऐसी बात नहीं, सिंपल सा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, तुम्हें समझ आ रहा है, 2। कैसे किया, जितने टोटल थे उसको किससे डिवाइड कर दिया, जितने एक मोल में होते हैं, क्या यही किया गया, एक मोल में कितने होते हैं, क्या तुमने डिवाइड किया, क्या 2 मोल आ गए क्या। बहुत बड़े, एक फॉर्मूला पता चल गया क्या, कि अगर कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और नंबर ऑफ मोल निकालने हो, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, बस याद है ना कि जो पार्टिकल है मोल उसी के होंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन लिखने चल पड़े, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसी के क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल। तो क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर निकालना हो अपने को, और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आ गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। डिवाइड किससे कर देंगे उसको, Na से। क्लियर है बात है। अच्छा अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल दे दे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो क्या करोगे, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने और नंबर ऑफ मोल गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय Na। चेक करो सही है। अब ये खास बात ना, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, सॉलिड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लिक्विड के लिए भी कर सकते हो, गैस के लिए भी कर सकते हो, तीनों फेज के लिए अप्लाई किया जा सकता है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज साइड में क्या लिख देते हैं, वैलिड फॉर
सॉलिड और लिक्विड और गैस, किसी के लिए भी अप्लाई कर दो, कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो एक फॉर्मूला ऐसा भी आएगा जो सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, गैस के लिए। ठीक है, पर ये फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए क्या है, वैलिड, इजीली अप्लाई किया जा सकता है ना। अब यहाँ गलती पता क्या होती है, जल्दबाजी में। यहाँ गलती किसमें होती है, जल्दबाजी में। और एक हम ना लिखने में थोड़ा सा आलस करते हैं ना, उसने बोल दिया, हमने सीधा डिवाइड करा, अब जैसे बोल दिया दो, पर मैं कभी दो ना बोलता। जैसे मैंने तुमसे पूछा इतने इलेक्ट्रॉन्स, तुम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल दो, मैं कभी ना बोलता नंबर ऑफ मोल, मैं स्पेसिफिक डिफाइन करता किसके मोल। तो इसलिए देखो मैंने लिखा भी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। तो ये स्पेसिफाई करना, अब ये बोल दूं मैं दो मोल, का मतलब है कि उसका कोई दो मोल, क्या दो मोल बताना पड़ेगा ना, दो मोल किस चीज के। मैं बोल दूं 2 डजन, क्या 2 डजन, भाई कुछ भी हो सकता है 2 डजन, तो क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा 2 डजन ऑफ पेन, तभी कितने पेन्स रहे होंगे वो 24। यानी कि ये डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि किसके मोल की हम बात कर रहे हैं ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी लिखोगे तो हमेशा जरूर स्पेसिफाई करना है कि वो मोल किस चीज के है ना। तो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और उसको तुम्हें डिवाइड करके और लिख के बताना है किसके मोल ना, तरीके से। ठीक है, लिखो, एक ये नोट कर लिया सभी ने, Yes. लिख लिया, चलो आगे। है ना, होती है गलती है ना, ये अपन लिख रहे हैं, पर पेपर में यही, इसी को सिली मिस्टेक्स का नाम दिया जाता है ना। तो उन्हें 12 कहते हैं, वो सही तो होना था यार, थोड़ा सा गलत हो गया। वो हम पता क्या करते हैं, 10 की पावर 22 ऊपर, 10 की पावर 23 नीचे, पावर देखते नहीं, काट के आ जाते हैं। अभी देखना तुम, अभी ये तो मैंने बता दी, नहीं तो तुम इनमें क्वेश्चंस पे भी करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉलोइंग। पहले का 10 नहीं आएगा, पहले का आएगा 5, 5 आएगा, डिवाइड हो जाएगा।
पिछले में तो ये बहुत बार गलती होती है ना, हमेशा लिख के देखना है, डिवाइड करके देखना है। क्या लिखा तुमने? पिछले का पूरा नंबर चाहिए, पता है क्या गलती होती है पेपर में ना, वो 10 की पावर नहीं देखा जाता, 3.011 आधा में होता ना ऐसा। वो खूब बार होगा ऐसा ना पेपर के टाइम पे, तो ऐसा होता है ना जल्दी जल्दी पेपर कर ले, टाइम भी बचाना है, तो वो टाइम ऐसे बचता है -1 के साथ, टाइम बचाने का रिजल्ट आता है -1। और ये खूब बार होगा, ये पूरे 2 साल में जब पेपर दोगे ना तब भी ऐसा होगा। अभी भी होता है कई बार ऐसा, 10 की पावर समथिंग डिवाइडेड बाय ऐसा लिखा हो ना, 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 18, तो अभी आंसर 2 लिखा जाता है। वो 10 की पावर 2 नहीं लिखा जाता, सिर्फ 2 लिख के करा जाते हैं, और अपने हिसाब से पेपर होता है बहुत बढ़िया। पर जब आंसर की आती है तब ऐसा लगता है बहुत सारे गलत हो गए ना। तो मैं जब भी, और ये खास बात है, फिक्स है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। अगर तुमने स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू कर दिया ना, केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री का हर सवाल होगा, अगर तुमने स्टेप बाय स्टेप लिखना स्टार्ट किया ना। देखिए मैं कभी डायरेक्ट लिखता नहीं ना, अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना होता मैं क्या लिखता, अच्छा मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, तो अगर क्वेश्चन में वैसे पूछता नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, मैं तो यही निकाल सकता हूँ पहले, तो क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, यही निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 10⁻24, और डिवाइड किससे करता, 6.022 इंटू 10⁻23 से, सही है। तो ये कैंसिल आउट करता, नीचे कितने कैंसिल हो जाता है, ये 2 पे, और ये ऊपर कितना बनता 10, 10/2 कितना हो जाता 5, तो कितने मोल CO2 हो गए, 5 मोल्स ऑफ CO2। फिर अगला लिखता मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, अब स्पेसिफाई जरूर करेंगे किसकी मोल की बात हो रही है, नाइट्रोजन के, तो क्या होगा 12.044 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्या कैंसिल आउट करते हैं, कितने पे कट गया, 2 पे। अच्छा ऊपर 22 नीचे 23, तो कितना बचेगा, नीचे 10, तो कितना 0.2 लिख दे, या 1/5 कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करे, सही है यहाँ तक। अच्छा अगला नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, 6.022 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हुआ ऊपर 10⁻2, तो 10⁻2 कितना हो गया 100, कितने मोल्स हो गए 100 मोल। ऐसे लिखें नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या होगा 6.022 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। तो नीचे क्या बचेगा 1/1000, तो क्या उसको 10⁻³ लिख दो, या 0.001 जो तुम्हारा मन करे लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या चेक करो, ये सारे पार्ट सॉल्व कर दोगे क्या, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, अभी तो शुरू ही है 11वीं, जब आएगा टाइम जल्दबाजी करने कर भी लेंगे, है ना। जब ऐसी महारत हासिल हो जाएगी, देखते ही क्वेश्चन आंसर पता चलने लग जाएगा तब कर लेंगे, और अभी देखते ही नहीं पता चलेगा, प्यार प्यार से चलेंगे लिख लिख के ना। अब यहाँ तक तो चल गई बात, अब इतना आसान सवाल तो नहीं पूछ देगा ना, क्या पूछ लेगा ऐसा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन और नंबर ऑफ मोल निकाल दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई करते हैं, उल्टा सवाल पूछ ले तो कर दोगे क्या। अगर बोलते हैं 2 मोल CO2 है, तो बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, क्या 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा Na, क्या भी लिखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई किससे करते हैं Na से, ठीक है। वहां तक तो बात समझ रही है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं ना, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने, चले आगे। एक वर्ड आता है एटॉमिसिटी, उससे रिलेट करेंगे इसको ना। एटॉमिसिटी के बारे में सुना है क्या, कितने एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। तो एटॉमिसिटी क्या चीज है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स
which combine to form molecule. ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं, ऐसे लिख दूं हीलियम, बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? इसके फॉर्मूले कितने एटम है? एक ही एटम है क्या, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। अच्छा, जिसकी भी एटॉमिसिटी 1 होती है उसको मोनो एटॉमिक बोला जा सकता है। तो क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। अच्छा, अगर मैं लिखूं O2, एटॉमिसिटी कितनी होगी इसकी? 2। मॉलिक्यूल कैसा है ये? डाई एटॉमिक। अच्छा, CO2, CO2 में कितने एटम है? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? 3। तो एटॉमिसिटी कितनी है? 3। इसको ट्राई एटॉमिक बोला। अब देखो ये सारों को ट्राई, टेट्रा, पेंटा आगे करके कंबाइन करके उनको पॉली एटॉमिक बोला जा सकता है। कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं इनको? पॉली एटॉमिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, इस एटॉमिसिटी से कैसे रिलेट करता है? सुन लो एक बार, बाद में नोट करना। देखो एक बार सामने, ये हम पहले बात कर गए थे कि अगर मेरे पास हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो उसमें कितने कार्बन के एटम है? एक कार्बन एटम है और 2 क्या है? ये तो देख के पता चलता है ना कि एक मॉलिक्यूल CO2 का, तो उसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितने? 2। अगर मैं बोल दूं मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो उसमें बताओ कितने कार्बन के एटम रहे होंगे? 10 ही रहे होंगे क्या? बताओ, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ऑक्सीजन कितने रहे होंगे? 20 ऑक्सीजन एटम रहे होंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? किया जा सकता है ऐसा। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर उसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कार्बन एटम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है तुमसे? क्वेश्चन फॉर्म करते हैं इसके अंदर, इसी CO2 पे करते हैं। अभी CO2 का एग्जांपल लिखा हुआ ना, ऐसे बोलते कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल ऑफ CO2, है ना? 2 मोल CO2 में कहते हैं कि बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है ना। अब एक बात करते हैं, अच्छा अगर नंबर ऑफ मोल CO2 के हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या आते होंगे? CO2। CO2 एटम है या मॉलिक्यूल है? CO2 मॉलिक्यूल है क्या? ये बात सभी को पता है, CO2 क्या चीज है? मॉलिक्यूल। तो देखना, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, तो अगर नंबर ऑफ मोल CO2 के हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आते होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहला स्टेप मैंने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो वो क्या होगा? जितने नंबर ऑफ मोल्स है मल्टीप्लाई किससे कर दो? एवोगैड्रोस नंबर से। यहां तक बात समझ आ रही है कि कितने मॉलिक्यूल्स हो गए CO2 के? 2 मल्टीप्लाइड बाय Na। अच्छा एक बात हो, एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2। तो अभी एक बार एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम। तो अब कितने सारे मॉलिक्यूल है अपने पास? क्या नहीं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं अपने पास? 2 इंटू एन है क्या? तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2, तो ऐसे करते हैं, 2 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 4। 10 में कितने होते हैं? 20। तो 2 इंटू एन में कितने होंगे? 2 इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यानी कि उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करने, मतलब जितने ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है कितने उसमें? 2। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? क्या 2 इंटू में एन मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 4 इंटू एन हो गया क्या? अब इसको सिंपली पूरा सॉल्व करके लिखना हो तो एन की वैल्यू क्या रख दो? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक तो ये तरीका है कि ऐसे हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले और उससे क्या निकाल दिया? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक बार ये लिखो, फिर अगली स्क्रीन पे चलते हैं, फिर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात करते हैं इसके अंदर ना, कि भाई ऐसे पेन ना चलाना पड़े, सब्जेक्टिव ना करना पड़े, दिमाग में सोच पाए कुछ, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक बार नोट करो,
थोड़ा कर 20 एटम लग रहा है। तुम्हें भाटिया नहीं पढ़ाएगा 10वीं में? 10वीं भाटिया पढ़ाता है क्या? सिर्फ 11वीं 10वीं भी और 9th भी पढ़ाता है? वो आज तक नहीं हटाया? कई साल हो गए मेरे को देखते हैं। पेपर बताया था पर वो स्कूलों में तुम्हें नहीं बताया उसने आज तक पेपर कभी? ऐसे पूछ लेगा, मैंने थोड़ा पेपर बताया था वो कई बार फंसा है। तुमने कभी कोशिश नहीं करी होगी ना उसके साथ? लिख लिया? चले आगे पीछे लिख लिया अभी। अब एक बात देखना, एक छोटी सी बात और करते हैं। अब ना CO2 बहुत आ गया, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर ले, कोई और बताओ कौन सा ले? बताना छोटा सा, ज्यादा छोटा। NH3 ले लें, दो डिफरेंट हो जिसमें, है ना? अब सुनो, एक मॉलिक्यूल NH3 का होता है तो उसमें एक नाइट्रोजन एटम, तीन क्या होते हैं? हाइड्रोजन एटम। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको 1 मोल ऑफ NH3 लिख देता हूँ। सुनना ध्यान से, क्या लिख देता हूँ? 1 मोल NH3। अच्छा, अगर 1 मोल NH3 होगा तो उसमें 1 मोल ही क्या रहा होगा? नाइट्रोजन। और 3 मोल क्या रहे होंगे? क्या डायरेक्टली अब जैसे मॉलिक्यूल और एटम में चल रहे थे, जैसे मोल मोल में भी चल सकते हैं क्या? कि अगर मेरे पास 1 मोल, जैसे मैं बोल रहा था 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, उसमें क्या था? एक एटम किसका था? नाइट्रोजन का। और 3 एटम किसके थे? हाइड्रोजन के। अब मैंने क्या बोल दिया? 1 मोल मेरे पास NH3 है, तो 1 मोल NH3 में क्या बोल दिया? 1 मोल ऑफ क्या है? नाइट्रोजन। और 3 मोल ऑफ क्या हो गया? हाइड्रोजन। अच्छा, ऐसे का तुम्हें मैं बोलूं कि मेरे पास 5 मोल ऑफ NH3 है, तो बताओ नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे? क्या 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? क्या होंगे? 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहां तक पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है। अब ये मोल तो डायरेक्टली देख के पता चल गया अपने को। अगर 5 मोल नाइट्रोजन है तो बताओ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हो गए ना? नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या 5 मल्टीप्लाइड बाय Na हो जाएगा क्या? यही करते हैं, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो? एवोगैड्रोस नंबर। क्या डायरेक्ट आंसर आ गया क्या? 5 मल्टीप्लाइड बाय Na। अगर पूछ ले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाय Na। क्या सीधा भी देख के किया जा सकता है? मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि एक क्वेश्चन पलटते हैं, ऐसा बोलते कि कैलकुलेट
बिना पेन चलाए सिर्फ सोच के बताना ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। चिल्लाना नहीं, एक बार आराम से सोच लेना दिमाग में अपना आंसर ना, दिमाग में आंसर सोच लेना कि अगर मेरे पास 2 मोल C6H12O6 है तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम रहे होंगे। एक बार सोच लो आराम से, दिमाग में सोच लिया सभी ने? ठीक है, कौन बताओ कितना आना चाहिए? 12 मल्टीप्लाइड बाय Na। देखो अगर 1 मोल होता तो उसमें कितने मोल ऑक्सीजन होते हैं? 6। 2 मोल में कितने होते हैं? 12। तो अगर 12 मोल है तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 12 मल्टीप्लाइड बाय Na। क्या डायरेक्ट किया जा सकता था क्या? क्या वो सारी चीज छोड़ दें, पहले नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम, वो सारी कहानी छोड़ के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? तो क्या लिखें? अब देखो मैं तो फिर भी थोड़ा सा स्पेस बना के ताकि कॉपी में तुम्हें समझ आए, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ, अगर अपने पास C6H12O6 है तो उसमें क्या बोलेंगे? 6 मोल क्या चीज है अपने पास? ऑक्सीजन एटम। सही है यहाँ तक? अगर मेरे पास कितने मोल है यहाँ पे? 2 मोल किसके लिए? मैंने ग्लूकोज के। तो ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए? 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा, जैसे ही नंबर ऑफ मोल पता चल गए तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। बताओ एक बार, इतनी बात सही है क्या? कर दोगे? कोई दिक्कत? सेट है, चले आगे। ठीक है, एक बार लिख जरूर लो इसको। क्या करना है? उसको ऊपर कर दे ऐसे हाथ से। वेल, थोड़ा गर्मी लगती है, तुम्हें ठंड लगती है, चक्कर क्या है? उल्टा काम है। तुम एक क्लास में वॉल्यूम तक पहुंच गए थे क्या? सारे मोल के फॉर्मूले? नहीं, 4 ही लिए थे। नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल में ग्राम वाला उसमें। हाँ, मतलब वो पूरा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का हाँ। एक दिन में पूरा हो गया था वो? नहीं, वो अच्छा, 2 दिन। सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है क्या? जैसे अभी तो हम क्या था, किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम निकाल रहे थे, कितने एटम है। अगर अपने को नंबर ऑफ एटम दे दे, पूछ ले बताओ कितने मॉलिक्यूल, पलट के भी पूछ सकता है सवाल तो, है ना? तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं ना। ठीक है, चले आगे। अब एक बहुत बेसिक सा, पहले मैं लिखता हूँ कुछ चीज, तुम खुद ही बता दोगे, फिर उससे अगला क्वेश्चन करते हैं जो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है ना। सुनना बात, अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि मेरे को CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे, मैं उससे क्या निकल रहा था? नंबर ऑफ एटम। अब एक बात है ना, उल्टा सवाल पूछता हूँ मैं, अगर मेरे पास 20 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो बताओ ये 20 ऑक्सीजन एटम कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में रहे होंगे? 10 में रहे होंगे क्या? क्या इतनी बात समझ आती है तुमने को? कि अगर अपने को नंबर ऑफ एटम दे दे और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो, तो क्या था, एक CO2 में कितने ऑक्सीजन हुआ करते थे? 2। ठीक है, तो 10 में कितने रहे होंगे? 20। तो क्या मैच कर तो रहा है? तो क्या उल्टा भी पूछ सकता था कि अगर 20 ऑक्सीजन एटम हो तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं? ये भी कर सकते हैं क्या? अब इसी पे बेसिक क्वेश्चन देखना, ऐसा भी बोल सकता है, देखना मोल में भी चल सकते हो क्या ऐसा? अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे पास
8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 रहे होंगे। क्या किया होगा तुमने, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे क्या, कितने रहे होंगे 4। ये बात समझ आ रही है सभी को। क्या आप देखना, अगर तुम्हें केमिस्ट्री नहीं भी आती होती तो भी ये सवाल कर देते क्या, नहीं भी आता हम ना भी पढ़ते 11वीं तो भी कर लेते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन आया एक साल, देखना क्या कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट which contains 0.25 mole of ऑक्सीजन एटम। ये बेसिक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट के हों कि उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल हों, 0.25, है ना। देखो मान लो जेई का अगर पेपर 10 लाख बच्चे देते हैं ना, तो 5-6 लाख बच्चों को ना मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला नहीं पता होता, है ना। हमने आज ही स्टार्ट में लिखा था ये, है ना, Mg3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, जिसने 9th ढंग से करी होती है उसी को पता होता है, उससे आगे बढ़ो में तो फिर कहानी साफ हो जाती है ना। क्या बता दूं क्या फॉर्मूला। और खास बात ना, ये मैंने मैग्नीशियम फॉस्फेट लिख दिया ना, और खास बात कि पेपर में कहीं ना कहीं वो लिखा भी हुआ था, ठीक है, वो ढूंढ लेते तो मिल भी जाता ना। मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, स्टेटमेंट में कहाँ से मिलेगा? अरे मतलब आगे पीछे किसी और क्वेश्चन में था, ये होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट। सोचो भी इसके बारे में, आंसर क्या है? मेरे को अब तूने बताना है मैंने बताया 32। ना ना। सोचो तू, थोड़ा सा और सोचो, लिख के देखोगे तो क्या पता आ भी दे। सर 2 ऑक्सीजन क्या है, 0.3। आगे भी सॉल्व करो, मतलब अगला डेसिमल 125 आएगा। एक मेरे को डेसिमल प्लेस और शिफ्ट होगा, 0.03 बनता है ऐसे देखते हैं। नहीं डेसिमल क्योंकि नीचे 100 है ना, कैसे इसको 3.125 इंटू 10⁻⁻² लिख दो। तो क्या जितना आप तक पढ़ रहे थे वो क्या सारा यहाँ पे जुड़ के आ गया क्या, यही बात करे थे अभी, नंबर ऑफ एटम, मोल, मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, तो वो चीजें तो बेसिक पढ़ ली, पर क्वेश्चन उसने क्या पूछा है ऐसा घुमा फिरा के पूछ लिया ना। अब एक बात बताओ, उल्टा चलते हैं एक बार ना। 1 मोल अगर मेरे पास मैग्नीशियम फॉस्फेट का होता तो बताओ उसमें कितने मोल ऑक्सीजन के होते, 8 होते क्या, क्या होता 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। केमिस्ट्री यहीं खत्म हो गई थी, इसके बाद है यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। क्या उलट पलट के लिख लूँ क्या कि अगर 8 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे तो उसमें कितना मोल रहा होगा, 1 मोल किसका, मैग्नीशियम फॉस्फेट का। ठीक है, हम भरते हैं 2-3 लाइन ना, तो देखते हैं 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर है अपने पास तो उसमें क्या है, 1 मोल ऑफ क्या है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है। यहां तक सही है। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम होता तो कितने होते, 1/8 मोल ऑफ क्या होता, मैग्नीशियम फॉस्फेट होता। सही है यहां तक। अच्छा मेरे पास कितने मोल पूछ रहा है, कह रहा है 0.25 मोल होने चाहिए, तो अगर 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे तो कितने मोल रहे होंगे, 0.25 डिवाइडेड बाय 8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्या यही पूछ रहा है क्या अपने से, यही आंसर हो जाएगा क्या। देखो क्वेश्चन क्या था,
कह रहा है कि बताओ कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट के हों कि उसमें कितने ऑक्सीजन एटम हो जाए, 0.25 मोल। क्या मैं यूनिटरी मेथड से करा गया, इसके 0.25 तो इसके कितना रहे होंगे, 0.25 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व कर सकते हो उसको। नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कितना हो गया, ठीक है, 25/8 3.125 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻⁻², मतलब 0.03 समथिंग आ जाएगा ना, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर इसके 4 नंबर मिलते हो तो कोई परेशानी नहीं है, किया जा सकता है, सिंपल है। देखो अभी तो लिख लिख के कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद तुम खुद दिमाग से सोच पाओगे ना। जैसे तुमने ऊपर वाले में नहीं सोचा था, मैंने बोला 20 ऑक्सीजन एटम, तुमने बता दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 10, बता दिए थे कैसे, तुमने यही किया था कि जितने थे उसको किससे डिवाइड कर दिया था, एक में जितने हैं। तो मैंने बोला 0.25, तो तुम्हें क्या करना था 0.25 डिवाइडेड बाय 8, क्या वही आंसर आना था। तो इसीलिए वो ऊपर लिखा हुआ था स्टेटमेंट, ताकि उसको रिलेट कर पाओ ना। पर हमने फिर भी स्टेप बाय स्टेप लिख के कर लिया ना, एक बार लिख लो इसको। ठीक है, तो लास्ट पे थोड़ा सा लेटर से काम करते हैं, एक बहुत ही वैसे हल्का सा सवाल ना, कुछ भी नहीं है, वो लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे अच्छा लगेगा कॉपी में लिख लोगे, तुम्हें आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे ना। लिखिए क्या, सिर्फ आंसर लिख देना कॉपी पे ना। किचन में कुछ भी मैं लिख देता ही, 3 मिनट जान कर क्यों लिखा, 10 मिनट चेक करने के लिए। और कार्बन के क्या 12 सिर्फ एटम, सोचो क्या चीज 12, पीछे बताना जरूरी ना क्या चीज, मोल बताओगे ना, है ना। अगर मोल ना पूछे और नंबर ऑफ एग्जैक्ट एटम पूछे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से। देखो ये क्वेश्चन पता सिर्फ इसलिए गया था, मैं ये देखना चाहता था इथेन याद है नहीं है तुम्हें, याद इथेन क्या होता है, C2H6, है ना। किसी एक दो तो होंगे जिसको नहीं ध्यान होगा पक्का, क्या होता है C2H6। देखो 1 मोल अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 2 मोल,
क्यों टाइम वेस्ट करें, अब इतना तो सीख ही गए होगे। 2 मोल ऑफ C2H6, तो कार्बन के कितने मोल हो गए, है ना। तो स्पेसिफाई करेंगे 4 मोल ऑफ कार्बन, और क्या बोलेंगे 6 2 जा 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब आगे कर निकलवा लेता, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम तो क्या कर देते 4 मल्टीप्लाइड बाय Na, और मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकलवा लेता तो क्या होता 12 मल्टीप्लाइड बाय, चेक करो सही है, कर पाएंगे सॉल्व इसको, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो क्या लगता है केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती होगी पढ़ाई में, फिजिक्स में दिमाग चाहिए, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए, चीजें याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपी, नोट्स, है ना। देखो मैथ्स की अगर तुम्हारे पास कॉपी नहीं भी होगी ना, तो भी तुम्हें, अगर तुमने सीख रखा है तुम किताब पढ़ के क्वेश्चन देके कर पाओगे ना। केमिस्ट्री ऐसा है सबसे इंपॉर्टेंट, और खास बात, हम कोई किताब नहीं पढ़ने वाले, सब कुछ कॉपी में मिलेगा, हर डेफिनेशन से लेके हर न्यूमेरिकल टॉप का, चाहे जेई एडवांस का टॉपिक हो, जेई मेन का हो, नीट का हो, सब कुछ कहाँ मिलेगा कॉपी में ना। सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स, एनसीईआरटी इसी में लिखवा दूँ, क्यों परेशान हो। हम जो पढ़ने का मोड है हमारा, वो क्या चीज़ है, सबसे पहले हम अपने नोट्स बनाते हैं, फिर जैसे ही चैप्टर खत्म होता है हम खोलते हैं एनसीईआरटी इसी स्क्रीन पे, ठीक है। उस एनसीईआरटी को हम गो थ्रू कर लेते हैं ना, कि कोई नई चीज़ दिख रही है अपने को, मार्क कर लिया, कोई वर्ड है, कोई स्टेटमेंट है जो अपने को ध्यान रखनी है तो हम मार्क कर लेते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी है ना, कॉपी गुम होगी 2 साल के बाद तो फिर साफ है केमिस्ट्री। तो किताब अगर तुम देखोगे, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, तो इतनी पढ़ी जाए तो फिर तो बात ही क्या थी, है ना। इतनी तो नहीं पढ़ी जाएगी ना, बहुत परेशानी, और वो हर किताब में सब कुछ काम का भी नहीं होता, तो या तो 4 5 से छाटें, खुद के नोट्स बनाएं और वो करें। यहाँ मैं बोल के सुना के चला दूं और बाद में कुछ ना लिखूं, घर पे जाके लिख लो, तो वो तो नहीं काम चलेगा ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट, पिछले 6 7 8 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ ना, एक बढ़िया कॉपी बनाते हैं हम, नोट्स बनाते हैं तसल्ली वाले। जब पेपर होता है ना, तो तुम्हारे पास एक पढ़ने के लिए चीज़ है, तुमने पढ़ा, तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हुआ, तुमने टेस्ट दिया, अपना सब कुछ सेट है। और वो कॉपी पढ़ के चाहे कोई भी मटेरियल कर लेना जो तुम्हारा मन करता हो ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई क्या मैंने एलन का करना है, कोई क्या मैंने रेजोनेंस करना है, कोई मैंने आकाश करना है, होता ना कि करेंगे नेशनल ब्रांड का भी इंस्मॉट, है ना, सब कुछ मिल जाएगा। तुम मेरे से मांगोगे कि मेरे को रेजोनेंस चाहिए, रेजोनेंस दे दूंगा, एलन चाहिए, एलन दे दूंगा, वो मटेरियल सब कुछ मिलता है ना। सॉल्व करो कुछ मर्जी, पर पहले जो मैं दूंगा वो करना, पहली प्रायोरिटी वो, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा एनसीईआरटी के सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करने की जरूरत है क्या, ये तो देख के भी कर दोगे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स, और एक भी क्लास मिस, केमिस्ट्री ना जुड़ती जाती है चेन में ना, वो चेन की एक कड़ी निकल जाए फिर बड़ी परेशानी होती है, फिर वो चैप्टर चला जाता है। छुट्टी मार भी ली तो अपने पास, अब तो पहले होता था पुराने टाइम जब एडवांटेज नहीं होता था, अब तो कितना एडवांटेज है, ऑनलाइन चल रही क्लास, अपना ज्वाइन करो और बैठ जाओ क्लास में। और छोड़ो, मान लो वो भी नहीं चला, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख लो, और नहीं तो क्या अगले दिन आगे 1 घंटा पहले आ जाओ, पहले पढ़ लो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर चीजें छोड़नी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स है और क्लास, और ये चीज होती है तो क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। अगर ये 2 चीज कंटिन्यू चलती रही, तुम नोट्स भी बनाते रहे और तुम क्लास भी रेगुलर अटेंड करते रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा केमिस्ट्री का, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा ना, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं कुछ बच्चे बाद में तुम्हें मिलवाऊंगा अभी आने वाले टाइम में, जो केमिस्ट्री आउट ऑफ आउट लेके, किसी का एक सवाल गलत था, पिछली बार अमन तिवारी था, एक क्वेश्चन गलत, 99.96 परसेंटाइल लेके गया केमिस्ट्री में, 9 परसेंटाइल जेई मेन। एक क्वेश्चन भी वो कैसे गलत हुआ पिछले साल, जैसे इस बार वो कह रहे हैं कि हम इंटीजर दे देंगे, कि जो नियरेस्ट इंटीजर आ रहा है वो मार्क करते हैं, पिछली बार ना न्यूमेरिकल थे, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर मार्क करना था, टेम्परेचर का सवाल था ना, उसने लिया अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन लेते ही थोड़ा सा इधर उधर हुआ, आंसर मैच नहीं करा, मैच नहीं करते क्वेश्चन गलत, तो 99.96 पे पहुंच गया था ना। तो ऐसे खूब सारे बच्चे रहे हैं ना, और उन्होंने कुछ नहीं करा, कोई एक्स्ट्रा नहीं किताब पढ़ी, आज तक हमने कोई किताब नहीं करी। तो अगर बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर तुम ये 2 चीजें करते रहे तो, और कंसिस्टेंसी के साथ ना, ठीक है। ये फाइल मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा सभी को ना।